जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज आपका फरवरी फर्स्ट वीक का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट का प्रश्न बनते हैं इसे हम हल करते हैं। और आपको पिछले क्लास में हम जनवरी फुल मंथ का भी क्लास करवा रखे हैं। यदि आप जनवरी फुल मंथ का क्लास नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में भारत के किन दो नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में भारत के किन दो नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका है पटना पक्षी अभ्यारण्य और छाड़ी डांड। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छाड़ी डांड। अब देखो, ये जो आप नाम देख रहे हैं पटना पक्षी अभ्यारण्य, इससे लगता होगा आपका कि ये कहाँ पर है, बिहार के पटना में है। लेकिन ये बिहार के पटना में नहीं है। ये जो है ना आपका बिहार के पटना में नहीं है, ये यूपी में है, एटा में। यूपी के एटा में आपका है, ध्यान रखना, पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो अब गलती से एग्जाम में पटना मत लगा कर आ जाना। ठीक है, चलो इसी से संबंधित हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से संबंधित यह क्वेश्चन है कि छाड़ी डांड आर्द्र भूमि जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, भारत के किस राज्य में, किस राज्य के किस जिले में स्थित है। तो अभी आपको बताए थे, ये जो आपका छाड़ी डांड जो है ये कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिला में है। गुजरात के कच्छ जिला में आपका छाड़ी डांड आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में आपका रामसर स्थल में शामिल किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, पटना पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि पटना पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। बिल्कुल सही है। पटना नाम देकर के बिहार का पटना मत उसको समझना, ये बिहार के पटना में नहीं है, ये आपका यूपी में है। ठीक है, पटना में नहीं है, कहाँ पर है, यूपी में है। इसी तरह से ना बीपीएससी एक बार ना सभी स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया था। कैसे, तो पूछा था सिंपल क्वेश्चन कि बताओ हैदराबाद, हैदराबाद जो है ना वो किस देश में है, हैदराबाद जो है वो किस देश में है। और बीपीएससी कुछ एग्जाम में आपका एक से अधिक ऑप्शन देता है, उसमें एक से अधिक दे रहा था आपका, तो एक से अधिक दिया था, उसमें सब लगा कर आया था क्या, भारत लगाया था, भारत लगाकर आया था। ठीक है, हैदराबाद आपका भारत का भी शहर है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक पाकिस्तान का भी शहर है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ करके बीपीएससी एक बार फंसाया था। ठीक है, तो हो सकता है ये भी प्रश्न आपको दे करके फंसा दे, आपको लगेगा पटना होगा, लेकिन पटना नहीं होगा, क्या होगा, यूपी होगा। और यह एटा जिले में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पर है, एटा जिला में स्थित है, ये भी सही है, यूपी के एटा जिला में स्थित है। अब करा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है भाई, आपका दोनों का दोनों कथन है, 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत जी राम जी यानी VG राम जी योजना ने हाल ही में किस प्रमुख अधिनियम का स्थान लिया है। देखो ये बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, तो विकसित भारत जी राम जी योजना जो है वो हाल ही में किस अधिनियम का स्थान लिया है, तो ये लिया आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का स्थान लिया है। ठीक है, मनरेगा का नाम अब बदल कर क्या कर दिया है, तो विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया है। इसका शॉर्ट नाम है VG राम जी। ठीक है, VG राम जी। चलो कम से कम कोई योजना भगवान के नाम पर तो आया। खाली गांधी परिवार पर जितना योजना है आप देख लो गांधी परिवार पर। ठीक है, तो अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सही किया है, हम थोड़ा और भी बदलाव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थापित किया है कौन, ये क्या आपका विकसित भारत जी राम जी योजना। एक बदलाव और किया है इसमें, क्या किया है, इसमें क्या था, पड़ा मनरेगा के तहत आपको यानी 100 दिन, मनरेगा के तहत आपका 100 दिन का रोजगार का गारंटी था, लेकिन इसमें बदल दिया है। क्वेश्चन देखो क्या है, अगर आपका नहीं, VG राम जी योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम को रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कर दिया 125 दिन, इसमें क्या कर दिया 125 दिन कर दिया, वही पहले था 100 दिन। ठीक है, तो एक बदलाव ये भी किया है।
ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 26 में भीजी राम जी योजना के लिए कुल कितना केंद्रीय बजट आवंटित किया है, यानी भीजी राम जी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है इस बार बजट में। तो ध्यान रखना, ये आपका किया है 95,692.31 करोड़। ऑप्शन बी होगा 95,692.31 करोड़, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा था, ठीक है, इसमें बदलाव आया था, तो ये चर्चा में आपका रहा था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों का हम करवाए हैं आपको, ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको करवाए हैं जहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में किसने सबसे कम उम्र में ग्रैमी पुरस्कार जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जीता आपका औरावी। कौन जीते हैं? औरावी, सबसे कम आयु में। आपका अगला क्वेश्चन है कि औरावी ने किस एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि औरावी ने किस एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। इसका नाम था ना, इसका होगा हॉर्नी। क्या होगा? हॉर्नी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दलाई लामा ने किस वर्ष के वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में अपना पहला पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखना, ये आपका 68वें ग्रैमी पुरस्कार में जीते हैं। 68वें ग्रैमी पुरस्कार में जो है दलाई लामा अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। और किस लिए जीते हैं? तो यहाँ देखो, ये आपका प्रश्न है कि दलाई लामा को किस श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा को किस श्रेणी में जो है वो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, इस श्रेणी मिला है। अगला क्वेश्चन तो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले दलाई लामा के एल्बम का नाम क्या है? जिस एल्बम के लिए इसे मिला है ग्रैमी पुरस्कार, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ये भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपको 2 फरवरी को, सबको पता है। अब प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, अब प्रश्न ये आएगा कि इस बार का जो आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी 2026 को, इसका थीम क्या था? ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। और यही प्रश्न मेरा अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यही है, इसका थीम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आधिकारिक विषय यानी थीम क्या है? इसका थीम है, ध्यान रखना, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत तक उत्सव। सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दिवस नहीं, दिवस की जगह उसके थीम पूछे जाते हैं। दिवस भी आ सकते हैं लेकिन थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीते हैं? क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीते हैं? तो इसका नाम ध्यान रखना, ये आपका होगा ऑप्शन सी होगा, एलेना राय एलेना रायवकीना, ठीक है, एलेना रायवकीना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। और ये जो है पहली बार जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में एलेना रायवकीना ने किसे हराकर जीते हैं? तो ध्यान रखना, ये जो है आर्यना सबलंका को हराकर जीती है। ऑप्शन नंबर ये होगा। दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, किसको हराकर जीते हैं, कौन जीते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन करा है, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर 6ठी बार विश्व कप का खिताब जीते हैं? यानी अंडर 19 का विश्व कप का खिताब जीते हैं 6ठी बार। तो ये जीते आप किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड को आपको याद होगा 100 रनों से हराया है, इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है, ध्यान होगा। और इस फाइनल मैच में आपको याद होगा 175 रन किसने बनाया है?
वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 80 गेंदों में, तो इसको मत भूलना, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ध्यान रखना, इससे जो है ना, इस बार आपका इसमें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों मिले हैं वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कर आपका कि अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपका वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी कहाँ के है? बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ के है, ठीक है। ये आपका बिहार के समस्तीपुर जिला के है, बिहार के जो है ये आपका समस्तीपुर जिला का है, इससे आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीतने वाली भारतीय शिक्षिका का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीतने वाली भारतीय शिक्षिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है, ध्यान रखना, इसका नाम है आपका होगा, एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीतने वाली भारतीय शिक्षिका, सुधा मूर्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता आपका वैभव सूर्यवंशी। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो या फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हो, दोनों अवार्ड मिला है किसे? वैभव सूर्यवंशी को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है? तो ये है आपका भारत टैक्सी। क्या नाम रखा गया है? भारत टैक्सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत टैक्सी सेवा का औपचारिक शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका 5 फरवरी 2026 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा 5 फरवरी 2026 को। ये है क्या? देखो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि भारत टैक्सी मॉडल के अनुसार इस सेवा का असली मालिक कौन है? इसका असली मालिक कौन होगा? जो इसे चलाएंगे, इसके चालक, ठीक है, इसे चलाने वाले सारथी कहलाएंगे आपका क्या? इसका जो मेन मालिक होगा, जो उसे चलाएंगे वही इसका मेन मालिक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, WPL 2026 किसने जीता है? तो ये आरसीबी जीते हैं और ये दूसरी बार जीते हैं, ठीक है। आरसीबी महिला टीम, पुरुष टीम ने WPL है, ठीक है। तो WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता आपका आरसीबी ने जीते हैं और ये आरसीबी का दूसरी खिताब है, या दूसरी बार ये जीते हैं। किसे हरा कर जीते हैं? तो भाई दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया, ठीक है। इसमें हारा कौन है? ध्यान रखना, उप विजेता कौन रहे हैं? तो दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके इस बार जो आरसीबी है वो दूसरी बार WPL जीती है। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि WPL 2026 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता आपका स्मृति मांधना कुल मैच में आपका टोटल 377 रन बनाई है, ठीक है। 377 रन बना करके ऑरेंज कैप जीती है, ठीक है। तो स्मृति मांधना, और स्मृति मांधना जो है ना आरसीबी की कप्तान भी है। आरसीबी टीम का कप्तान पूछा जाए तो कौन होगा? स्मृति मांधना, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा, तो फिर आप कहिएगा कि सर आप तो बताए ही नहीं थे, ठीक है, आप बताए ही नहीं थे। तो आरसीबी के कप्तान कौन है? आरसीबी के कप्तान कौन है? आरसीबी कप्तान आपका है कौन? तो स्मृति मांधना, और सबसे अधिक रन इस बार यही बनाई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि WPL 2026 में किस गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लेकर पर्पल कैप जीते हैं? तो पर्पल कैप जीते आपका, ध्यान रखना, पर्पल कैप आपका होगा सोफी डिवाइन जो है ना सबसे अधिक विकेट लिए है, ठीक है। सबसे अधिक विकेट 17 विकेट, सबसे अधिक कितना विकेट? 17 विकेट, ठीक है। सबसे अधिक विकेट 17 विकेट लेकर के ये ऑरेंज कैप होल्डर रही है, सॉरी पर्पल कैप। ऑरेंज कैप होता है सबसे अधिक रन बनाने के लिए, जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं उसे पर्पल कैप मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किससे मिला? ठीक है, किससे मिला? ये मिला आपका सोफी डिवाइन को,
ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि WPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका नंदिनी शर्मा को, नंदिनी शर्मा को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार लगातार बजट पेश किया है? तो 9वीं बार बजट पेश किया है, ठीक है, 9वीं बार जो है वो बजट पेश किया है। तो हमने आपको केंद्रीय बजट का जब क्लास करवाए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है, वहाँ हम आपको बता दिए थे 8 बार, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट किया, ठीक है, तो कभी कभी ना ये मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है, ये कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है कि हम भूल गए या कोई भूल गया, ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ आपको रटना ही पड़ता है, ठीक है। तो मिस्टेक किसी से हो सकता है, इसलिए पिछले क्लास जो हम बजट का करवाए हैं उसमें आप सुधार कर लेना। 9वीं बार जो है ना, 9वीं बार जो है वो इस बार का निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश किए हैं। सबसे अधिक बार किसने किया है? देखो, तो सबसे अधिक बार बात करें, सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया है? तो सबसे अधिक बार यानी 10 बार, सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया आपका मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो है वो 10 बार जो है टोटल बजट पेश किया है। लेकिन लगातार की बात करें, ये लगातार है, लगातार 9 बार जो है निर्मला सीतारमण बजट पेश किया है। और इसके बात करें हम मोरारजी देसाई का, तो ये लगातार 6 बार किया था, तो दोनों में अंतर है, पिछले क्लास में बताए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज था इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखना। लगातार की बात करें तो लगातार सबसे अधिक बार बजट आपका निर्मला सीतारमण पेश किए 9वीं बार। लगातार इससे पहले सबसे अधिक बार किया था कौन? मोरारजी देसाई 6 बार, टोटल किया था 10 बार, बीच में गैपिंग था। टोटल सबसे अधिक बार बजट पेश किया था कौन? मोरारजी देसाई। लेकिन लगातार की बात करें तो लगातार 6 बार ही किया था मोरारजी देसाई, जबकि निर्मला सीतारमण अभी आपका 9 बार लगातार बजट पेश किया है, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, आप डाटा को ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? ठीक है, ये सभी हम करवा रखे हैं आपको केंद्रीय बजट 26-27 में। तो जो स्टूडेंट अभी तक केंद्रीय बजट 26-27 का क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, केंद्रीय बजट का क्लास मैं आपको करवा रखा हूँ, ठीक है, केंद्रीय बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ये सभी क्लास आपको करवा रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका होगा आपका जीडीपी का 4.3%, जीडीपी का 4.3%। और याद रखिएगा, यही आपसे पूछे वित्त वर्ष 25-26 के लिए, ये आपका होगा जीडीपी का 4.4%, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कोई भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो 25-26 के लिए पूछे पिछले बजट के लिए, तो आपका होगा जीडीपी का 4.4%, ठीक है। और इस बार का बात करें राजकोषीय घाटा तो 4.3% है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 26-27 के आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी दर लगभग कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो 7%, वास्तविक 7%। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार सरकार ने कुल कितने रुपए की खर्च का अनुमान लगाया है? यानी बजट, आपसे बजट पूछ रहा है इस बार का कितना है, ये आपका होगा 53,47,315 करोड़। सभी हम चर्चा कर चुके हैं पूरे डिटेल से बजट में। तो आप जाइए केंद्रीय बजट आप 26-27 को एक बार देख लीजिए, और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण कल करवा देंगे, और आपका बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण करवा रखे हैं, उसको आप क्लास कर लीजिए। ये 4 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि बिहार बजट 26-27 की मुख्य थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका, इसका थीम है संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। क्या है? इस बार थीम रखा गया था आपका संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, तो इस बार बजट का थीम है संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो शिक्षा के लिए आपका सबसे अधिक 68,216 करोड़ आवंटित किया गया है। शिक्षा के लिए सबसे अधिक आपका 68,216 करोड़ आवंटित किया गया है। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक बजट इस बार भी बिहार सरकार किस पर खर्च करेंगे? तो शिक्षा पर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर
बिहार के जीवीए में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना % है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में 18.3% योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र में 26.8% है और तृतीयक क्षेत्र में आपका 54.8% है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 18.3% प्राथमिक क्षेत्र में, 26.8% द्वितीयक क्षेत्र में और 54.8% तृतीयक क्षेत्र में योगदान है। इस चीज़ को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति है, ध्यान रखना क्या कर रहा है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले का बढ़ते हुए क्रम आपको सजाना है। ठीक है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आपका है शिवहर का, उससे अधिक आपका है अररिया का, उससे अधिक आपका सीतामढ़ी का होगा। तो देखा जाए तो बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला 3 जिला बात करें तो ये आपका शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ठीक है, आपके एग्जाम में ये एक सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिला का है, तो सिंपल आप याद रखिए शिवहर का। या क्रम में पूछे तो ये 3 याद रखिए, शिवहर, उससे अधिक अररिया, उससे अधिक आपका सीतामढ़ी। अब बात करें हम सबसे अधिक का, तो सबसे अधिक पूछे आपका कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है। देखो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय आपका है पटना जिला का, पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद आपका मुंगेर का है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार में पटना जिला का है, उससे अधिक आपका बेगूसराय का है, उससे अधिक आपका मुंगेर का है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये हम सभी क्वेश्चन आपका बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में करवा रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो केंद्रीय बजट है आपका 26-27, केंद्रीय बजट 26-27, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ये मैं कल अगले क्लास में करवाऊंगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण ये आपका 25-26 को होगा, ये क्लास कर लीजिए। बिहार बजट ये आपको करवा रखे हैं। ठीक है, बिहार बजट आपका 26-27 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो है ना, आर्थिक सर्वेक्षण, ये जो आपका 4 टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके आपका बीपीएससी एग्जाम के लेकर, बीपीएससी एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देते ही देते हैं। ठीक है, तो बिहार का कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं ना, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये 4 टॉपिक पहले आप कवर कर लीजिए, जिसमें से आपको हम 3 क्लास करवा रखे हैं। कल आपका आर्थिक सर्वेक्षण भी हो जाएगा, मान लो चारों करवा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कल जो है आर्थिक सर्वेक्षण भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 4 टॉपिक कर लीजिए सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या की क्लास कीजिए, मंथली कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए। ठीक है, लेकिन ये 4 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था आपका, यानी आपका फर्स्ट वीक में हम 36 क्वेश्चन को देखे हैं और आपको हम जल्द आपका इसका सेकेंड वीक भी क्लास लेकर आएंगे। अब आपका ये क्लास वीकली चलते रहेगा, वीकली और मंथली। ठीक है, ये क्लास अब हम आपको रेगुलर रखेंगे, क्योंकि अब मैं जो है ना पूरी तरह से आपको हम पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ आपको क्लास हम करवाएंगे। ठीक है, जितने होगा सिर्फ आपको क्लास करवाएंगे, सारा काम मैं छोड़ चुका हूँ और आप लोग के बीच में फाइनली आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ पढ़ाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, जो भी टॉपिक होगा आपको हम पढ़ाएंगे, जितना भी हेल्प होगा हम करेंगे। ठीक है, तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप पहले जैसे नहीं रहे, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये हो गया कि पहले हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, बात तो एक ही है, पढ़ाना तो कहीं पर भी है, तो चेंज क्या हो गया, चेंज कुछ नहीं हुआ। हम पहले भी आप लोग के हेल्प के लिए यहाँ खड़े थे, आज भी हम आप लोग के हेल्प के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, इसलिए कहेंगे जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।